गाइज 13 मार्च 2021 को सीबीएसई ने इशू किया एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू क्यूआर कोड रिक्वायरमेंट। नोटिफिकेशन नंबर 6/2021 के अकॉर्डिंग अब क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट जो कि 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी थी उसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 1 जुलाई 2021। नोटिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं था, बट हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट कौन कौन से टैक्स पेयर के ऊपर है, उसकी एप्लीकेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, साथ के साथ किन एंटिटीज के ऊपर क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है, कौन सी ट्रांजैक्शंस पे आपको क्यूआर कोड जनरेट करना है, B2B सप्लाईज पे, B2C सप्लाईज पे, इसके साथ क्यूआर कोड से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं लॉ के। सीबीएसई ने एक सर्कुलर भी इशू किया था क्यूआर कोड से रिलेटेड। सो वो सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू क्यूआर कोड आज हम कवर करने वाले हैं अपने इस सेशन में। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, चलिए चलते हैं सीधा सिस्टम पे और समझते हैं उस नोटिफिकेशन नंबर 6/2021 को जो कि रिसेंटली इशू की है सीबीआईसी ने, जहां पर जो एप्लीकेबिलिटी डेट है 1 अप्रैल से, कल से जो एप्लीकेबल होने वाला था उसको एक्सटेंड करके 1 जुलाई कर दिया गया है। सो गाइस, ये नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ोगे तो यहां पर इन्होंने 1 डे ऑफ अप्रैल की जगह पर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है 1 डे ऑफ जुलाई। दैट मीन्स जो क्यूआर कोड के प्रोविजंस है वो 1 जुलाई 2021 से फोर्स में आएंगे, एप्लीकेबल होंगे। नाउ इसके साथ साथ कुछ ही दिन पहले सीबीएसई ने एक सर्कुलर भी इशू किया था जहां पर क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट्स, उसके प्रोविजंस और जो उसके रूल्स के रिगार्डिंग जो क्वेरीज आ रही थी उनको रिजॉल्व किया था, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, किसको क्यूआर कोड जनरेट करना है। बेसिकली सबसे पहले समझते हैं क्यूआर कोड है क्या। आपने काफ़ी सारे पेमेंट्स होते हैं, आप किसी भी वेंडर के पास जाओगे, आजकल हर वेंडर के पास पेटीएम, फोन पे एक्सेट्रा, गूगल पे वगैरह जो होते हैं उनके क्यूआर कोड्स अवेलेबल होते हैं। क्यूआर कोड बेसिकली एक स्क्वायर बॉक्स होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कंटेन होती है। सो जो जब आप किसी पेटीएम या फिर गूगल पे का क्यूआर कोड स्कैन करते हो, सो वो पेमेंट लिंक, उसके अंदर पेमेंट की डिटेल होती है। सो आप उस पर्सन के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली अमाउंट पे कर देते हो। उसी तरीके से जीएसटी इनवॉइस के जो जीएसटी इनवॉइस के ऊपर क्यूआर कोड होगा उसके अंदर क्या होगा, पूरी इनवॉइसेस की डिटेल्स होगी। साथ के साथ आरबीआई ने गाइडलाइंस दी थी कि अगर इनवॉइस के ऊपर उन डिटेल्स के साथ में पेमेंट का लिंक भी हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो उसके अंदर पेमेंट का लिंक भी हो सकता है। इस सर्कुलर के अंदर सीबीआईसी ने समझाया हुआ है कि कैसे उसको जनरेट करना है, किसके लिए वो एप्लीकेबल है, कौन कौन सी एंटिटीज़ के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए सीधा सर्कुलर की हेल्प से समझते हैं ये क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट्स, क्यूआर कोड की एप्लीकेबिलिटी और कौन कौन सी एंटिटी हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। साथ के साथ एक डीम्ड क्यूआर कोड भी है, उसको भी हम समझेंगे। सो गाइस, 23 फैब 2021 को इस सर्कुलर इशू किया था जहां पर स्टार्टिंग में इन्होंने समझाया हुआ है कि भाई जो नोटिफिकेशंस के अंदर, किन नोटिफिकेशंस के अंदर क्यूआर कोड को मैंडेटरी किया था उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। जो ये इश्यूज आ रहे हैं, इशू आ रहे हैं क्यूआर कोड के लिए कि भाई उसके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, आपको क्यूआर कोड जनरेट कैसे करना है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको क्यूआर कोड के अंदर डालनी है, वो इस सर्कुलर के अंदर समझाया हुआ है। उन इश्यूज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, टू विच इनवॉइस इज नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 हमारी क्यूआर कोड से रिलेटेड थी। सो डायनेमिक क्यूआर कोड सेंट्रल टैक्स डेटेड 21 मार्च 2020 एप्लीकेबल, तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है। एंड वुड दिस रिक्वायरमेंट बी एप्लीकेबल ऑन इनवॉइसेस इशूड फॉर सप्लाईज मेड फॉर एक्सपोर्ट। सो नहीं, एक्सपोर्ट सप्लाईज को इन्होंने कवर किया है ई इनवॉइसिंग के अंदर। ना ई इनवॉइसिंग के अंदर अगर आप देखोगे ना, वहां पर कंसेप्ट आता है इनवॉइस रेफरेंस नंबर का। ई इनवॉइस ऑफ B2B, B2G और एक्सपोर्ट के लिए जनरेट करते हैं, वहां पर इनवॉइस रेफरेंस नंबर, अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे ई इनवॉइस वाली जो थी वहां पर बोला हुआ था कि आप इनवॉइस बनाओगे, इन्होंने INV1 एक फॉर्मेट दिया था उसके अकॉर्डिंग, और प्लस अलॉन्ग विद इनवॉइस रेफरेंस नंबर। वहां पर उन्होंने क्यूआर कोड की बात नहीं की थी। दैट मीन्स अगर आपके इनवॉइस पर, ई इनवॉइस पर क्यूआर कोड नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनवॉइस रेफरेंस नंबर वहां पे एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। और B2C के जो इनवॉइसेस होंगे उनके लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये क्यूआर कोड का कंसेप्ट, जो बड़े टैक्स पेयर हैं ऑब्वियसली, जिनकी टर्नओवर 500 से एक्सीड कर जाती है। और 500 से एक्सीड कर जाती है कौन से फाइनेंशियल ईयर में, वही इसके अंदर समझाया हुआ है गाइस, समझ लेते हैं, यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस नोटिफिकेशन इज एप्लीकेबल टू अ टैक्स इनवॉइस इशूड टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन। यानी एक रजिस्टर्ड पर्सन जब B2C सप्लाई करेगा तब ये रिक्वायरमेंट आएगी, और हुज एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 500 करोड़। नाउ ये 500 करोड़ कौन से ईयर की बात हो रही है, इन्होंने ये
बोला है फ्रॉम 17, 18, 18, 19, 19, 20, 17, 18 से ऑनवर्ड किसी भी ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 500 को एक्सीड कर जाती है तो आपके ऊपर क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट आ जाती है, आपको अपने इनवॉइसेस के ऊपर क्यूआर कोड मेंशन करना है। So from the financial year 1780, however, the said notification is not applicable to an invoice in following cases. कुछ exemptions भी हैं, कुछ entity के ऊपर ये वाली QR कोड की requirement नहीं आएगी। कौन कौन सी वो entities हैं उनको भी clearly इन्होंने समझाया हुआ है कि इंश्योरेंस या फिर बैंकिंग कंपनी जो है उनके ऊपर ये वाले प्रोविजन क्यूआर कोड वाले एप्लीकेबल नहीं होंगे। जीटीए की सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं उनके ऊपर नहीं होंगे। सी पॉइंट है हमारा, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज वाले केस में भी आपके क्यूआर कोड के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे आपके ऊपर। और एडमिशन टू ऑफ सिनेमोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स में जो ये वाली सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो इसमें भी आपके ऊपर क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। और लास्ट में इन्होंने बोला है अगर आप ओईडार की सर्विस, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा एक्सचेंज वाली जो सर्विस होती है, जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, supplies made by a registered person who has obtained register under section 14 of the IGST Act to an unregistered person, वो पर्सन जब किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और ओईडार की सर्विसेज आप दे रहे हो, उस केस में भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्यूआर कोड जनरेट करने की। एंड गाइज लास्ट में इन्होंने समझाया है कि जो आपकी एक्सपोर्ट सप्लाई है उनको B2B में इन्होंने कवर किया है। दैट मीन्स उसके लिए स्पेसिफिकली ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। सो अगर ई इनवॉइस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं तो क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं आएगी। सेकेंड जो क्वेश्चन है कि व्हाट पैरामीटर्स या डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैप्चर इन क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर ये क्लैरिफाई नहीं किया था कि उस क्यूआर कोड के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी मैंडेटरी है। सो यहां पर सर्कुलर के थ्रू बताया है डिपार्टमेंट ने कि सप्लायर का जीएसटी नंबर होना चाहिए, सप्लायर की यूपीआई आईडी होनी चाहिए। यूपीआई आईडी से क्या होगा, यूपीआई आईडी से आप जैसे उसको स्कैन करोगे तो आप पेमेंट कर सकते हो। पेई का बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी की डिटेल होनी चाहिए। अब ये डिटेल इनवॉइस के ऊपर हो, दैट इज अ सेपरेट थिंग, ये आपके क्यूआर कोड के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट होनी चाहिए, टोटल इनवॉइस की वैल्यू होनी चाहिए, जीएसटी का अमाउंट विद ब्रेकअप यानी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी विद ब्रेकअप आपका होना चाहिए। फर्दर डायनेमिक क्यूआर कोड शुड बी सच दैट इट कैन बी स्कैन टू मेक अ डिजिटल पेमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उसको जैसे ही स्कैन करोगे तो आप उससे पेमेंट भी कर लो। सो एक वैलिड क्यूआर कोड के लिए जीएसटी में रिक्वायर्ड है ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो और साथ के साथ वो पेमेंट भी आप उससे कर सके, यानी उसको स्कैन करके आप पे भी कर सके। ये सारी रिक्वायरमेंट जो है वो एक वैलिड क्यूआर कोड की बताई हैं जीएसटी डिपार्टमेंट ने। उसके साथ गाइज कुछ और क्वेरीज हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। इफ अ सप्लायर प्रोवाइड डिस्प्ले डायनेमिक क्यूआर कोड बट द कस्टमर ऑप्ट टू मेक पेमेंट विदाउट यूजिंग डायनेमिक क्यूआर कोड, दैट मीन्स आपने तो अपने इनवॉइस के ऊपर एक क्यूआर कोड बना करके दे दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कस्टमर आपको क्यूआर कोड से ही स्कैन करे, वो तो एक ऑप्शनल मेथड है। हो सकता है कस्टमर आपको कैश में पे करता है और यहां पर बात B2C की हो रही है तो डायरेक्टली आप कस्टमर को ही बेच रहे हैं, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को ही कोई गुड्स बेच रहे हैं। So then will the cross reference of such payment made without use of dynamic QR code on the invoice be considered as compliance of dynamic QR code on the invoice? Now यहां पर एक रिलैक्सेशन दी थी, एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने क्या दी थी कि अगर आप जो है अपने इनवॉइस के ऊपर क्यूआर कोड जो होता है वो नहीं डालते हो, लेकिन आप ट्रांजैक्शन की डेट, ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर यानी क्रॉस रेफरेंस उस ट्रांजैक्शन का पूरा डाल देते हो कि यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, किस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुई है, वो आप अपने इनवॉइस पे डाल देते हो, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने क्यूआर कोड का कंप्लायंस कर दिया है। इवन दो आपने उसके ऊपर एक्चुअल क्यूआर कोड नहीं डाला, लेकिन डिपार्टमेंट ने यहां पर एक रिलैक्सेशन दी थी गवर्नमेंट ने कि मान लिया जाएगा कि उस केस में भी एक वैलिड आपका क्यूआर कोड आपने जनरेट किया है। सो इसका रिप्लाई डिपार्टमेंट ने दिया है, if the supplier has issue invoice having dynamic QR code for the payment, the said invoice shall deem to be have complied with dynamic QR code requirement। यानी अगर आपने उसके ऊपर डायनेमिक क्यूआर कोड डाला है तो मान लिया जाएगा कि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। इन केस विद द सप्लायर हैज डिजिटली डिस्प्लेड द डायनेमिक क्यूआर कोड एंड द कस्टमर पे फॉर द इनवॉइस, यानी आपने बहुत देखा होगा शॉप्स पे आप जाते हो रिटेल शॉप्स पे, वहां पर आपको
क्यूआर कोड मिल जाता है पेमेंट्स के लिए। सो वहां पर आपने उस तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है, आपने इनवॉइस के ऊपर नहीं, लेकिन आपने वहां पर अपनी शॉप पर डिस्प्ले किया हुआ है यूजिंग एनी मोड लाइक यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग और कैश और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मोड विद और विदाउट यूजिंग डायनेमिक क्यूआर कोड एंड द सप्लायर प्रोवाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि किस मेथड से कस्टमर ने पे किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सप्लायर ने क्या करा है, सप्लायर प्रोवाइड अ क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट। और क्रॉस रेफरेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, ट्रांजेक्शन आईडी अलॉन्ग विद डेट, टाइम एंड अमाउंट ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट लाइक यूपीआई से है, क्रेडिट कार्ड से है, डेबिट कार्ड से है या ऑनलाइन बैंकिंग से है। यानी ट्रांजेक्शन आईडी, डेट, टाइमिंग, अमाउंट और मोड ऑफ पेमेंट। तो ये 5 चीजें अगर आपने क्रॉस रेफरेंस में अपने उस इनवॉइस में डाल करके और आपने कस्टमर को दे दी हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने कंप्लाई कर दिया है क्यूआर कोड्स का। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, मान लीजिए जो आपका कस्टमर है उसने कैश में पे किया है, तो वो यहां पर इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि अगर कैश में पे करता है विदाउट यूजिंग डायनेमिक क्यूआर कोड, यानी आपके कस्टमर ने क्यूआर कोड का यूज नहीं किया, जो क्यूआर कोड आपने शॉप के ऊपर लगाया हुआ है कस्टमर ने वो यूज नहीं किया। और ऑब्वियसली यहां पर बात हो रही है तो बड़े रिटेलर्स की बात हो रही है, जैसे रिलायंस फ्रेश हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, उनकी यहां पर बात हो रही है। एंड द सप्लायर प्रोवाइड अ क्रॉस रेफरेंस ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश, पेड इन कैश, उसका क्रॉस रेफरेंस आपने अपने इनवॉइस के ऊपर दिखाया है कि पेड इन कैश अलॉन्ग विद द डेट ऑफ सच पेमेंट ऑन द इनवॉइस। यानी अगर कैश में पेमेंट हुई है तो आपको क्या दिखाना है, ऑब्वियसली कैश में पेमेंट में कोई ट्रांजेक्शन आईडी तो जनरेट होगी नहीं, तो यहां पर इन्होंने बोला है कि आपको ये बताना है मोड ऑफ पेमेंट कैश वहां पर लिखना है और साथ के साथ विद द डेट कि किस डेट को वो पेमेंट हुई है। ये 2 चीजें अगर आप उस पर डाल देते हो इनवॉइस पे, तो ये मान लिया जाएगा कि क्रॉस रेफरेंस आपने इनवॉइस के ऊपर डाल दिया है और क्यूआर कोड की कंप्लायंस वहां पर मान ली जाएगी। द सेड इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कंप्लायंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग डायनेमिक क्यूआर कोड। ये डीमिंग प्रोविजंस थे, यानी जब आप एक्चुअल में क्यूआर कोड नहीं है आपके इनवॉइस पर, लेकिन तब भी लॉ का कंप्लाई आपने कर दिया है। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन आता है कि इफ द सप्लायर मेक अवेलेबल टू कस्टमर, इफ द सप्लायर मेक्स अवेलेबल टू कस्टमर एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट लाइक यूपीआई कलेक्ट, यूपीआई इंटेंट और सिमिलर अदर मोड्स ऑफ पेमेंट थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन और कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन वेयर थ्रू डायनेमिक क्यूआर कोड इज नॉट डिस्प्लेड। यानी आपने देखा होगा अगर आप किसी की यूपीआई आईडी अपने फोन में डालोगे तो वहां से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो वहां पर यही क्वेश्चन पूछा है कि हमने अपनी यूपीआई आईडी दे दी है कस्टमर को, क्यूआर कोड नहीं डाला पेमेंट के लिए, लेकिन यूपीआई आईडी अपने इनवॉइस के ऊपर दे दी है और डायनेमिक क्यूआर कोड इज नॉट डिस्प्ले बट द डिटेल ऑफ मर्चेंट एज वेल एज ट्रांजेक्शंस आर डिस्प्लेड कैप्चर्ड, अदरवाइज हाउ कैन द रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड एज पर दिस नोटिफिकेशन बी कंप्लाइड विद। सो यहां पर डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दिया कि इन सच केस इफ द क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट मेड यूजिंग सच इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट इज मेड ऑन द इनवॉइस, यानी अब मैं सिंपल आपको क्लैरिफाई करूं डिपार्टमेंट बोलना क्या चाह रहा है कि भले ही आपने क्यूआर कोड नहीं डाला, लेकिन जब कस्टमर आपको पे कर रहा है तो वो सारी पेमेंट की डिटेल्स आप अपने इनवॉइस के ऊपर मेंशन कर रहे हो, और उसको उन्होंने टेक्निकल टर्म्स में बोला है क्रॉस रेफरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का क्रॉस रेफरेंस आपने डाल दिया, यानी उसकी पेमेंट की डिटेल डाल दी है, पेमेंट का मोड अगर वो ऑनलाइन है तो आपने ट्रांजैक्शन आईडी डाल दी, डेट डाल दी, इनवॉइस नंबर और मोड ऑफ पेमेंट डाल दिया। अगर वो कैश में है तो आपने क्या डाल दिया, पेमेंट इन कैश और साथ में डेट डाल दी है, तो वो आपकी कंप्लायंस मान लिया जाएगा कि आपने क्यूआर कोड का कंप्लायंस वहां पर कर दिया है। एंड गाइस एक क्वेश्चन क्यूआर कोड से रिलेटेड आता है ऑनलाइन सेलर्स के लिए। सो जो ऑनलाइन सेलर्स हैं लाइक ई कॉमर्स ऑपरेटर है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, सो वो मान लीजिए कंप्लायंस करते हैं पूरा इसका। तो यहां पर क्वेश्चन ये रेज हुआ था कि क्या जो उनके ऊपर सप्लाईज करते हैं, ऑब्वियसली अमेजॉन तो नहीं बेचता है, अमेजॉन भी बेचता है बट मल्टीपल सप्लायर्स भी होते हैं जो फुलफिल करते हैं और अमेजॉन उसको सप्लाई करता है। सो जो वो इंडिविजुअल सप्लायर्स हैं क्या उनको भी क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है? तो डिपार्टमेंट ने बहुत क्लियरली उसका रिप्लाई दिया है कि ये एवरी रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर सेपरेटली जो है वो एप्लीकेबिलिटी होगी। सो अमेजॉन अगर अपने फुलफिलमेंट सेंटर से वो चीज फुलफिल कर रहा है तो ऑब्वियसली अमेजॉन के ऊपर तो अप्लाई होंगे क्यूआर कोड, अगर उसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। सो उसको क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट जरूर करनी है, लेकिन उसका कोई सप्लायर है जो कि उसके मार्केट प्लेस पे आकर के बेच रहा है, उसकी टर्नओवर 500 करोड़ को एक्सीड नहीं करती, तो उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो पॉइंट यहां पर डिपार्टमेंट ने क्लियरली नोटिफाई किया हुआ है। गाइज ये जो सर्कुलर का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप इसको गो थ्रू कर लेना, क्योंकि अभी 1 अप्रैल से नहीं बस 1 जुलाई से क्यूआर कोड भी एप्लीकेबल होने वाला है। और लास्टली मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, अगर ई इनवॉइसिंग आप देखते हो तो ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है B2B, एक्सपोर्ट इनवॉइसेज एंड
लास्ट में B2G, इन 3 ट्रांजेक्शन्स के ऊपर हमारा ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। B2C के ऊपर हमारे QR कोड, डायनेमिक QR कोड के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। सो इन पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ लिए, क्योंकि काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं जीएसटी के अंदर, आपको ये सारे पॉइंट समझना बहुत ही जरूरी है। सो गाइज, होप सो यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।